हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी की। ब्लॉक 1 चल रहा है MPC 005 का, और यहाँ पे आज बात हो रही है एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स निकाल के बोलते हो कि इस कॉज की वजह से ये इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ उतने ही लोगों के लिए नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए जिनके ऊपर आपने स्टडी करी है, वो एक्चुअली पूरे पॉपुलेशन के ऊपर वैलिड होना चाहिए, तभी वो एक्सटर्नली वैलिड माना जाएगा। आपने अपने लैब में कोई स्टडी करी और उसका जो भी रिजल्ट आया, अगर वो पूरे वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन के लिए वैलिड है तो उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी स्टडीज़ में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस टाइम तो रिजल्ट आ रहा होता है, बट जब वो दूसरी जगह पे किसी और के ऊपर करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता। तो इसका मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी लैकिंग है आपके एक्सपेरिमेंट में, या आपकी स्टडी में एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मैकबर्नी एंड वाइट स्टडी एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, कंसर्न्स वेदर रिजल्ट ऑफ द रिसर्च कैन बी जर्नलाइज। जर्नलाइज का मतलब है पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जर्नलाइज किया जा सकता है, और दूसरी सिचुएशन के ऊपर, दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरी सेटिंग के ऊपर, दूसरी टाइम, या जब आपकी लैब से कुछ अलग जगह हो, अलग टाइम हो, अलग लोग हों, उनके ऊपर भी सेम रिजल्ट अगर आ रहा है तो वो जर्नलाइज किया जा सकता है, तो उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स का यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, तो इस वजह से कई बार क्या होता है, उनकी जोग्राफिक लोकेशन की वजह से या उनकी वॉलेंटियर्स के अपने खुद के एट्रीब्यूट्स की वजह से या अपने खुद की पर्सनालिटीज़ की वजह से ये जो रिलेशन है कॉज एंड इफेक्ट का, ये हमारे स्टडी में तो ठीक आता है, लेकिन जब वो जर्नली दूसरी जगह पे जाके करते हैं उसको अप्लाई, या कहीं और देखा जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। उसको बोलते हैं थ्रेट टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि किन चीज़ों की वजह से हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी ख़राब हो सकती है। तो वो थ्रेट क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। जैसे पहला थ्रेट यहाँ पे दिया हुआ है, एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंट्रैक्शन। एप्टीट्यूड और ट्रीटमेंट का जब इंट्रैक्शन होता है, ट्रीटमेंट मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, और एप्टीट्यूड का इंट्रैक्शन होता है। इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, टीचिंग मेथड गुड फॉर मैथ। ये एग्जांपल मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखे हैं जो आप नोट कर सकते हो, ताकि जब आप अपने आंसर लिखो तो आप एग्जांपल से समझा पाओ। अब जैसे यहाँ पे आप कोई ट्रीटमेंट बच्चों की कर रहे हो, किसी स्कूल में गए हो, और एक ट्रीटमेंट का मतलब है कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहाँ पे आप उन्हें कोई ऐसा टीचिंग मेथड सिखा रहे हो जिससे उनकी मैथ इंप्रूव हो सकती है। अब आपने देखा कि उस टीचिंग मेथड से कुछ बच्चों की मैथ तो इम्प्रूव हो गई, लेकिन कुछ बच्चों की नहीं हुई। तो वो क्या हुआ कि जो बच्चे ऑलरेडी मैथ में अच्छे थे उन्होंने तो कैच कर लिया वो मेथड, उनको तो समझ में आ गया, उनकी तो इम्प्रूव हो गई। और जो बहुत ख़राब थे मैथ में, जिनका एप्टीट्यूड ही नहीं था, एप्टीट्यूड मतलब उनके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है मैथ करने का, उनके वो मेथड काम ही नहीं करा। तो इसका मतलब आपके मेथड में एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है, वो उन्हीं के ऊपर ठीक चलेगा जिनके अंदर ऑलरेडी एप्टीट्यूड है मैथ को करने का। तो दैट मीन्स एक्सटर्नल वैलिडिटी इज लैकिंग। अंडरस्टूड। सिमिलरली दूसरा जो थ्रेट होता है वो सिचुएशन होता है। सिचुएशन का मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक। अब एक जगह पे हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहे हैं कि अगर हम बच्चों को किसी रूम में बिठा के म्यूज़िक चलाएं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो हमने 2 कमरों में 2 अलग अलग ग्रुप बिठा दिए, और एक जगह म्यूज़िक चल रहा है, एक जगह म्यूज़िक नहीं चल रहा है, और दोनों को 1 घंटा म्यूज़िक के अंदर पढ़ाया गया, उनकी ट्रेनिंग म्यूज़िक में हुई, फिर उनका एग्ज़ाम लिया, म्यूज़िक चल रहा है, और देखा कि जहाँ म्यूज़िक चल रहा है वहाँ का स्कोर तो अच्छा आया, और जहाँ म्यूज़िक नहीं चल रहा था वहाँ का स्कोर ख़राब आया। हमने बोल दिया कि देखा हमारी स्टडी ठीक कह रही है कि म्यूज़िक की वजह से स्कोर इम्प्रूव होता है, पर आपने वहाँ ये नहीं देखा कि सिचुएशन क्या थी। ये भी तो हो सकता है कि जहाँ म्यूज़िक नहीं चल रहा था उस कमरे में लाइट कम थी, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी, डेस्क बैठने के ठीक से प्रॉपर नहीं थे, आपने उनको इतना इग्नोर कर दिया कि आपने उनकी सिचुएशन भी नहीं देखी। तो इसलिए आपके एक्सपेरिमेंट की एक्सटर्नल वैलिडिटी ख़राब हो गई कि आपने सिचुएशन कंट्रोल नहीं की, आपने बस अपने म्यूज़िक वाले एक्सपेरिमेंट पे फोकस रखा, एक जगह म्यूज़िक चला दिया, एक जगह बंद कर दिया, और देखा कि म्यूज़िक से स्कोर बढ़ गए, पर सिचुएशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि म्यूज़िक से ही स्कोर अच्छा हुआ है। इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। थर्ड प्रॉब्लम आ सकती है प्री टेस्ट इफेक्ट। प्री टेस्ट इफेक्ट का मतलब है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है ऑलरेडी गुड स्टूडेंट्स, इसका ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उन लोगों के ऊपर, आप जैसे मैंने मैथ वाला एग्जाम्पल दिया था
कि एक मैथ का जो टेस्ट है आप उन लोगों के यूज़ कर रहे हो टीचिंग टेक्निक मैथ की बच्चों के ऊपर, ये देखने के लिए कि उनके स्कोर इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि आप स्कोर इम्प्रूव होता हुआ देख रहे हो, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि वो ऑलरेडी गुड स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, जो वीक थे उनका तो इम्प्रूव हुआ ही नहीं। मतलब आपके टीचिंग मेथड से इम्प्रूवमेंट तो आई, वो कह सकते हो कि आपका टीचिंग मेथड अच्छा है, पर आपने देखा कि वो तो ऑलरेडी गुड स्टूडेंट्स हैं जिनकी इम्प्रूवमेंट हुई, उनकी तो इम्प्रूवमेंट हुई नहीं। जो पुअर स्टूडेंट्स बोलते हैं जिनको, जो वीक होते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुई। तो वहाँ पे क्या हुआ, प्री टेस्ट इफेक्ट आपने चेक नहीं किया, प्री टेस्ट लेके चेक नहीं किया कि पहले जब हमने टेस्ट लिया था आपने चेक नहीं करना चाहिए था पहले ही आपको टेस्ट लेके कि कौन से अच्छे स्टूडेंट्स हैं कौन से ख़राब स्टूडेंट्स हैं, और आपको फिर रैंडमली उस चीज़ को अपने ग्रुप को सिलेक्ट करके कि मुझे दोनों को, ख़राब को कैसा देना है, टीचिंग मेथड कैसे सिखाना है, अच्छे स्टूडेंट्स को कैसा टीचिंग मेथड सिखाना है, दोनों का अलग अलग प्री टेस्ट लेके चेक करना चाहिए था। प्री टेस्ट होता है ट्रीटमेंट से पहले कोई टेस्ट लेना, तो पहले आप प्री टेस्ट लेके देखो कि जो ऑलरेडी गुड स्टूडेंट है वो तो ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगे, और जो वीक है उनको प्रॉब्लम आएगी ना। तो आप पहले प्री टेस्ट लो और उसका इफेक्ट देखो कि क्या आया है, फिर उसके बाद सेलेक्ट करो अपना सैंपल कि मैं अपना टीचिंग मेथड किन के लिए बना रहा हूँ, अच्छे बच्चों के लिए या वीक। तो आपका सैंपल सेलेक्ट करने से पहले प्री टेस्ट इफेक्ट आपको देखना चाहिए था, जो आपने नहीं देखा, उसकी वजह से आप जनरलाइज नहीं कर सकते। ऐसे ही पोस्ट टेस्ट इफेक्ट होता है एक। पोस्ट टेस्ट इफेक्ट का मतलब है आपका जो ट्रीटमेंट के बाद का जो टेस्ट, आपने जो टेस्ट लिया उनका, या आपने जो स्टडी करी ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से जब उनकी असेसमेंट करी, तो उसमें जो रिजल्ट निकल के आया है उसको पोस्ट टेस्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। अब इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। सपोज आप किसी एक ग्रुप को, पर्टिकुलर ग्रुप को टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हो, आपकी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का आप देखना चाहते हो कि क्या इफेक्ट होता है बच्चों पे, कि वो आगे जाके अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। अब आपने देखा कि 1 महीने बाद कि उन बच्चों का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा क्योंकि आपने उन्हें वो टेक्निक सिखाई, बट कहीं ना कहीं ये ध्यान नहीं दिया कि टाइम मैनेजमेंट क्यों अच्छा रहा, क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी थे और मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे थे या कोई भी एग्ज़ाम चल रहे थे, और एग्ज़ाम टाइम पे बच्चे ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज करते ही हैं, वो पढ़ने के लिए टाइम निकालते ही हैं, वो खेल कूद का टाइम लिमिट कर देते हैं। जब ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे वो टाइम मैनेज करते ही हैं चाहे कुछ भी हो, और उसी टाइम आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कोर्स उनको करा के कह दिया कि ये टाइम मैनेज करना सीख गए, तो वो चीज़ पोस्ट टेस्ट इफेक्ट है, वो गड़बड़ है। आपको तब ये चीज़ करनी चाहिए थी जब उनकी वेकेशंस होती है और तब वो कितना टाइम मैनेज करते हैं। तो आपने आप टाइमिंग या आपने सिचुएशन ही गलत चुन ली पोस्ट टेस्ट इफेक्ट को देखने के लिए। तो एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम का, जिसको आप इसे समझा सकते हो। लास्ट में रोजेनथेल इफेक्ट है। रोजेनथेल इफेक्ट है कि व्हेन डेरिवेशंस ड्रॉन फ्रॉम कॉज कॉन्सिक्वेंस रिलेशनशिप कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। मतलब हम जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशन निकालते हैं वो दूसरी चीज़ों पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे कोई टीचर है, उसको आपने बोला कि आपको जो स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, आप उनको आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप उनको पढ़ाओ और देखो उनका स्कोर आप इम्प्रूव करके दिखाओ। और जैसे एक टीचर को 2 क्लासेस मिलती हैं पढ़ाने के लिए, 2 सेक्शन मिलते हैं, और अगर उसको पता हो कि जो ए सेक्शन है वो तो बहुत अच्छा है लेकिन जो बी सेक्शन है वो बहुत वीक स्टूडेंट का है, तो वो टीचर क्या करेगा, जब ए सेक्शन में जाएगा ना वहाँ पे उनको वो बहुत चैलेंजिंग टास्क, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस करवाएगा, उनको बहुत मोटिवेट करेगा, क्योंकि उसको पता है वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे वो खूब ज़्यादा एक्टिविटीज़ और चैलेंजिंग और ये सब करवाएगा और उनका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और जो बी सेक्शन है वहाँ पे उनको पता है कि स्टूडेंट्स वीक है, तो वहाँ पे जाके वो थोड़ा बहुत ही पढ़ाएगा, हल्का फुल्का पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत बताएगा, याद करने के लिए दे देगा, ज़्यादा समझाएगा नहीं, ज़्यादा चैलेंजेस नहीं देगा, और उन बच्चों का स्कोर फिर वैसा ही आएगा, मीडियोकर सा। तो यहाँ पे बायसनेस आ रही है खुद ही टीचर के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि एक ग्रुप के अंदर ये कैपेबिलिटी है और दूसरे में नहीं है, तो मैं उस हिसाब से रिएक्ट करूँ। अब यहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि ए सेक्शन ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बी सेक्शन के ऊपर मेहनत तो करी नहीं। क्या पता अगर आप सेम मेहनत बी सेक्शन पे करते, अगर टीचर को ना पता होता है कि बी सेक्शन के बच्चे वीक हैं और उसको ये बोला होता है कि दोनों ही सेक्शन के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो दोनों सेक्शन में बहुत सेम तरीके से पढ़ाता, और हो सकता था बी सेक्शन में भी 2-4 बच्चे ऐसे निकल आते जो बहुत अच्छा कर लेते। तो जब इस तरह का बायसनेस हो जाता है उसको बोलते हैं रोजेनथेल इफेक्ट, कि आपको पहले से पता है कि यहाँ खराब ही रिजल्ट आएगा तो आप कम मेहनत करोगे, और जहाँ पता है ज़्यादा अच्छा आएगा वहाँ ज़्यादा, तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते स्टडीज़ को। हाँ, उस केस में
तो ये सारे इफेक्ट्स थे जिसकी वजह से हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी ख़राब हो सकती है। अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं कुछ वैलिडिटी को लेके, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने लास्ट वीडियो में इंटरनल वैलिडिटी पढ़ी थी और अभी हमने पढ़ी एक्सटर्नल वैलिडिटी। जैसे यहाँ बोल रहे हैं रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज टू अनदर सिचुएशन और पॉपुलेशन इन एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इसका मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी जब खराब होती है तो उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी अगर है फिर तो हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो ये आपका फॉल्स है। ये कह रहे हैं कि रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज टू अनदर सिचुएशन, ऐसा नहीं है, रिजल्ट कैन बी जनरलाइज। अगर एक्सटर्नल वैलिडिटी है तो रिजल्ट जनरलाइज किए जा सकते हैं। ड्रॉपिंग आउट ऑफ सम सब्जेक्ट्स बिफोर एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड कॉजिंग अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। ट्रू है कि आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग पहले से ही ड्रॉप आउट हो गए, अभी एक्सपेरिमेंट पूरा ही नहीं हुआ था, वो पहले से ही ड्रॉप आउट हो गए, तो ये आपका मॉर्टेलिटी वाला जो थ्रेट होता है इंटरनल वैलिडिटी वो वाला है। एनी बायस इन सेलेक्टिंग द ग्रुप कैन एनहेंस द इंटरनल वैलिडिटी, ये फॉल्स है। अगर आप बायसनेस करोगे अपने ग्रुप को सिलेक्ट करने में तो उससे इंटरनल वैलिडिटी एनहेंस नहीं होगी, वो खराब होगी। इंटरनल वैलिडिटी कंसर्न द लॉजिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रू है, ये डेफिनेशन है इंटरनल वैलिडिटी की कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन के लॉजिक को ही इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं। कंफाउंडिंग एरर अकर्स व्हेन द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये भी ठीक है। कंफाउंडिंग एरर हमने इंटरनल वैलिडिटी में पढ़ा था कि जब किसी वेरिएबल का इफेक्ट हम अपने एक्सपेरिमेंट से सेपरेट नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमारी वैलिडिटी ख़राब होती है। तो ये असेसमेंट क्वेश्चंस थे। अब ये आपका ये यूनिट भी यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम से नए यूनिट से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।